इंडिया बोले में आज बात पर्यावरण की। पूरी दुनिया बढ़ते प्रदूषण से परेशान है। हम कहीं ज़्यादा। ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना, रायपुर देश के सबसे प्रदूषित शहर हैं और देश की राजधानी दिल्ली तो गैस चैम्बर है। अदालत ने दिवाली पर दिल्ली में पटाखे बेचने पर रोक लगाई। पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण कम रहा, लेकिन मामला अब भी गंभीर है। खबर आई है कि दिल्ली एनसीआर में जलाशय खत्म होने की कगार पर है। इस बीच एक नई रिपोर्ट भी आई जिसने बताया कि प्रदूषण के चलते भारत में सालाना 25 लाख मौत हो रही हैं। हर 1 मिनट में 5 मौत। तो सवाल ये कि हालात इतने बिगड़े कैसे और दोषी कौन है? सवाल ये भी कि हालात अब सुधरेंगे कैसे और सुधारेगा कौन? और यही सब समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनजीटी के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बंसल साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने पर्यावरणविद आनंद आर्या जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं रमा राउता जी, आप जल संरक्षण को लेकर लंबे समय से काम करती रही हैं। मौजूदा स्थिति में नमामि गंगे अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और इन तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए जनता जनार्दन भी मौजूद है। लेकिन सवालों के इस क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखें। फिजा में घुलता प्रदूषण का जहर, छटपटा रहे हैं शहर। जहरीली हवा का असर ऐसा है कि शहरों में घुटता है दम। हिंदुस्तान में प्रदूषण का असर कितना खौफनाक है, जानी मानी मेडिकल जर्नल द लासेंट की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। प्रदूषण से भारत में 25 लाख लोगों की जान गई। 2015 में पूरी दुनिया में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 28% मौत भारत में हुई है। आंकड़ों में जंग से ज्यादा जानलेवा नजर आता है प्रदूषण। शोधकर्ताओं के मुताबिक ज्यादातर मौत स्ट्रोक्स, फेफड़े का कैंसर और सांस संबंधी बीमारी के कारण हुई। स्टडी के अनुसार साल 2015 में दुनिया में सबसे अधिक 65 लाख मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई। वहीं जल प्रदूषण से 18 लाख लोगों की जान गई। हालात कितने भयंकर हैं, आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि हालात कैसे सुधरेंगे, विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बिठा पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो स्थितियां गंभीर हैं, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस स्थिति के पीछे की वजह क्या है और हालात सुधरेंगे कैसे, यही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया बोले में। और पहला सवाल मेरा आनंद आर्या साहब आपसे। दिवाली बीत गई लेकिन जो नतीजे आए उसने कहा कि हालात पूरी तरीके से नहीं सुधरे। क्या कुछ इसका मतलब आपके हिसाब से, और अब क्या कुछ होना है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जहाँ लोकेटेड हैं, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हमारे में यहाँ पे प्रदूषण कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसको हम कैसे टैकल करते हैं और कैसे हम उसके लिए मेजर्स उठाते हैं, क्या पास्ट में हुआ है और क्या होना चाहिए, इसके लिए आज की डेट में ये बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। क्योंकि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ख़राब हो गई है कि जैसे आपने कहा 25 लाख मौतें हो रही हैं हर साल। अब इसके लिए जो बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है। हर चीज़ का हमारे को पता है कि क्या चीज़ से कौन सा प्रदूषण और कितना हो रहा है। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या कोई स्टडी नहीं हुई, क्या कोई प्लान नहीं बनी? सब बनी जी, पर उसको इम्प्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है सरकार की जी। अगर सरकार नहीं करती तो दूसरी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं। तीसरी जिम्मेदारी बनती है कि ना तो जब सरकार ने कुछ किया ना हमने कुछ किया, या हमने कुछ किया तो उसका कोई नतीजा नहीं आया, तो ये मामला एक तरह से आप समझ लीजिए जुडिशरी के पास पहुंच जाता है। बिल्कुल। आनंद आर्य साहब, माफ़ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। मामला अदालत में पहुंचा और गौरव बंसल साहब, अदालत ने कहा कि हम टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़े जाएं तो हालात किस तरीके के नज़र आते हैं। हालात आपके सामने हैं, आगे का रास्ता क्या? देखिए, कोर्ट ने पहले इस चीज़ को क्लियर करा था कि ये एक टेस्ट है।
अब इस टेस्ट के रिजल्ट आए हैं और ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, जो अवेयरनेस रही लोगों में जी, और जो बच्चों में जो जिस तरीके से उन्होंने इस बार नो फॉर द क्रैकर्स की एक आवाज़ निकाली है, इसका एक ज़बरदस्त असर पड़ा। और यही एक कारण है कि जो पिछली बार एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी वो इस बार नहीं हुई। लेकिन हालात तो पूरी तरीके से नहीं सुधर पाए। पूरी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि राम राज्य आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गोपाल अग्रवाल साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लगता है जो बात अभी आनंद आर्या साहब कह रहे थे कि देखिए सबसे पहले काम करना है सरकारों को, पर्यावरण राजनेताओं पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में कहीं टिकता ही नहीं है, और यही वजह है कि अदालत को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि आप दिवाली पर पटाखे मत बेचिए। मतलब जो काम सरकारों को करना था वो नहीं कर पाई और इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। नहीं, ऐसी बात कहते हैं कि पर्यावरण और आर्थिक विकास, इन दोनों का समन्वय होना पड़ेगा, इसको बैलेंस करके सरकारों को चलना पड़ेगा। और ये जो क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल में जो एडवांस कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज ने जो कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर थोपे हैं, उससे पूरी तरह नहीं चलेगा। और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके स्टैंडर्ड से हम कभी अभी मैच नहीं कर सकते, हम डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें जनता को सबको ध्यान में रखना चाहिए, वह है कि जैसे नदियाँ हैं, पर्यावरण को गंदा ना करें। ओवर एक्टिविज्म कोर्ट का है, कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट का क्रिएट कर देता है, समस्या का समाधान करने के बजाय वो एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह रहे हैं अति सक्रियता है अदालत की, आप कह रहे हैं अति सक्रियता है अदालत की? नहीं, कुछ चीज़ों में, सब चीज़ों में नहीं है। अब जैसे आप बताओ, ये अभी दिवाली वाला जो एपिसोड है, पिछली बार इन्होंने दिवाली पे बैन किया था, 12 सितंबर को बैन खोल दिया पटाखों पे और 12 अक्टूबर को फिर लगा दिया। अब इस तरह की जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज है कोर्ट की, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ही तो क्रिएट करती है। कौन सा उन्होंने पर्यावरण को रोक दिया? ठीक है, तो सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं आता हूं बंसल साहब आपके पास। रमा रावता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि हमारे देश में 2015 का आंकड़ा है 25 लाख मौत होती हैं पर्यावरणीय असंतुलन के चलते। आपके हिसाब से इन मौतों के लिए किसी की जवाबदेही तय हो सकती है क्या? ऐसा है कि हमारे गांधी जी ने कहा कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। जो हमारे यहाँ ग्रीड हो रही है कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन और रूरल माइग्रेशन, इसको रोका नहीं जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम जितने भी प्रयास करें। आप देख लीजिए, अर्बनाइजेशन के नाम पर पूरा कंक्रीट जंगल किया जा रहा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और रूरल माइग्रेट हो रहे हैं। अभी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, हर दिन आप जरा सी बारिश होती है तो यहाँ पे फ्लड आ जाता है, लॉग हो जाते हैं। तो अभी और इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ क्या है कि एक ही जगह होती जा रही है, आप कितने भी फ्लाईओवर बनाते जाएं, लेकिन क्या हो रहा है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। और जब तक हम अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन डेवलपमेंट को धीमी करेंगे और रूरल डेवलपमेंट का अर्थ कंक्रीट जंगल नहीं बनाना है वहाँ पर किस तरह से कि वो माइग्रेट नहीं करे, जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। नुमानी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, पर्यावरण सीधा मसला जिंदगी से जुड़ा है। प्रदूषण से जो मौतें हो रही हैं वो धर्म के आधार पर तय नहीं होती हैं, लेकिन उन मौतों को रोका जाए, पर्यावरण को बेहतर किया जाए, क्या इस दिशा में धर्म कुछ भूमिका निभाता नजर आता है या चूक रहा है कहीं आपके हिसाब से? देखिए, धर्म जो है साफ सफाई के लिए कहता है और हवा, पानी, पर्यावरण ये सब साफ़ होना चाहिए। ये मैं इस्लामी शरिया धर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये तो होना चाहिए। देखिए, धर्म के जो है वो दो पहलू हैं, एक तो ये है कि वो आदेश है, आर्डर है, निर्देश है, दूसरा ये कि अनुमति है। तो अगर अनुमति हम अगर जो है उनको व्यवहार में नहीं लाते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो सबके समाज हित में है, तो उसको जो है वो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन नुमानी साहब बहुत संक्षेप में थोड़ा बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये आदर्श स्थिति हो सकती है कि एक ऐलान या एक फतवा ऐसा भी जारी हो जिसमें कहा जाए कि हाँ, हम पर्यावरण को बिगड़ने नहीं देंगे? ये तो फतवे जो है वो कई बार जो है वो जारी हो चुके हैं। मैं ऐलान की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, और ऐलान भी किया गया है और बराबर जो है लिखा जाता है, बोला जाता है मस्जिदों वगैरह में। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा मामला है और ये आप कहें मस्जिदों से ऐलान होता है कि हाँ, पर्यावरण ना बिगड़ने जी, वो माहौलियात का शब्द वो यूज करते हैं। माहौलियात का मतलब ये है कि जो है वो पर्यावरण जो है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी साहब, मस्जिदों से तो ऐलान होता है कि पर्यावरण को बेहतर रखा जाए, धर्मगुरु जो
हिंदू धर्म के हैं वो क्या करते हैं साहब, और इस तरीके की तमाम संगठन क्या करते हैं? क्या वाकई कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस बात का ऐलान होता है कि 1 मिनट में 5 मौत हो रही हैं, ज़रा संभल के? जो हिंदू पर्व, त्यौहार, उत्सव हैं, जो हिंदू पर्व हैं, तो वो पर्यावरण और स्वास्थ्य दो को लेकर के ही सारे हैं। आप देख लीजिए, बरगद की पूजा कहाँ होती है? पूजा करने का मतलब ही संरक्षण है। पीपल की पूजा कहाँ होती है? पूजा करने का मतलब ही संरक्षण है। आंवला की पूजा कहाँ होती है? आंवला की पूजा करने का मतलब उसका संरक्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता की आपसी समझ और सरकार का अनुशासन दोनों का समन्वय होता है तो पर्यावरण आपको बचता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आस्था पर आधुनिकता की चोट पड़ती है, आप बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े हॉल में पर्यावरण में बैठ करके, एसी चला करके, सिगरेट का छल्ला बना करके फूंकते हुए पर्यावरण बचाने की बात करेंगे तो वो पर्यावरण बचाने की बात तो नहीं होगी। लेकिन जब बड़े समझदारी के साथ में, अनुशासन के साथ में सरकार अपना काम करे, समाज अपना काम करे, मुझे लगता है पर्यावरण जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति का एक मॉडल है, लेकिन अगर अपनाते हैं तो पर्यावरण अपने आप बचता है। इसी हिंदू संस्कृति और इसी हिंदू बहुल आबादी की ही स्थिति है कि सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो पर्यावरण के चलते, प्रदूषण के चलते। बिल्कुल ये आप ही की संस्कृति के देश में हो रहा है। जब आस्था पर उसको नकारा जाएगा, उसको माइथोलॉजिकल सेटअप में ले जाया जाएगा, उसको कल्पना कहा जाएगा। जब मैं मिथ की बात करता हूँ उसको कल्पना कहा जाता है। तो माइथोलॉजिकल सिस्टम में जाकर के उसकी परंपराओं का विश्लेषण करिए। जब यज्ञ हवन करते हैं तो वो और आप कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण के आगे आप जैसे संगठन भी दंडवत हैं, नतमस्तक हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम वो पूरा काम करते हैं ताकि वो जो पर्व उत्सव बहुत ठीक ढंग से मनाया जाए और उनसे जो पर्यावरण है उसका बचाव हो। मोहम्मद अली खान साहब, अभी आनंद आर्या जी ने बड़ी एक अहम बात की थी कि देखिए प्रदूषण को खत्म करना है, पर्यावरण को बेहतर करना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी है सरकार की। ईमानदारी से बताइएगा, बीते 70 सालों में क्या सरकारों ने पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता में रखा है आपके हिसाब से? लंबे समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही। बिल्कुल रखा है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस मामले में हमारी पार्टी ट्रेंड सेटर रही है। गोपाल भाई ने कहा, और इनकी इस बात से मैं फ़र्क रखता हूँ, इन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज हम पे थोपा गया है। मैं आपको याद दिला दूं, 1970 में जब पहला स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, आप देखते हैं हर साल एक कन्वेंशन होता है एनवायरनमेंट पे, बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट जाते हैं उसमें। सबसे पहला हुआ था स्टॉकहोम में, जहाँ पे पहली बार क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी। आपको पता है कौन अकेली हेड ऑफ स्टेट थी जो गई थी? वो थी इंदिरा गांधी, अकेली हेड ऑफ स्टेट। कोई और देश ने हेड ऑफ स्टेट नहीं भेजा, इंदिरा गांधी जी गई थी। जब वो वापस आई, उन्होंने कल्पना की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसके बनिस्बत आज जो सारे आप कानून देखते हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सारी एक्ट्स जो बनी हैं, ये उसी के ज़रिए बनाई गई। ये सारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सेटअप हुई उसी वजह से हुई। आपको मैं ये भी बता दूं, जो सारे नेशनल पार्क सेटअप हुए थे वो कांग्रेस के दौर में सेटअप हुए थे, चाहे जिम कॉर्बेट हो, चाहे मुल्ला पेरियार हो। साइलेंट वैली में डैम बनने वाला था केरला में, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि विकास को प्राथमिकता देना जरूरी है, तो अली खान साहब पर्यावरण और वन को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। 3-3.5 साल में हालात बदले हैं क्या भारत के पर्यावरण के मोर्चे पर? बहुत पहले सब कुछ ठीक था, 2014 से पहले सब कुछ ठीक था। देखिए, इनकी बातों से, इनकी और इनके प्रतिनिधियों की बातों से एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो पर्यावरण और वन के जो मुद्दे होते हैं इन्हें अहमियत नहीं देते। गोपाल अग्रवाल कुछ कहना चाहेंगे? सीधा कह रहे हैं कि जब से आप सत्ता में आए हालात तब से ज्यादा बुरे हुए हैं। नहीं, देखिए, मैं पर्यावरण की बात बड़ा वृहद सब्जेक्ट है, इसको ऐसे देखना चाहिए कि मेरा जो कहना था कि पर्यावरण संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करना पड़ेगा। बेसिक कहना है कि मोदी जी का सबसे बड़ा फोकस ये है कि देश में स्वच्छता अभियान को लेके, नमामि गंगे के थ्रू गंगा को स्पष्ट करना, तो पर्यावरण एक मुख्य हमारा लक्ष्य है सरकार का, और वह एक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ग्लोबल आनंद आर्या साहब, क्या वाकई पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में एनवायरनमेंट है? बहुत संक्षेप। पिछली सरकार या मौजूदा सरकार या बीच में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, इनका कोई मीनिंग नहीं है, किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कहाँ ये सारी सरकारें फेल रही हैं और आज भी कुछ नहीं कर रही। कहाँ फेल रही हैं सर? एक छोटा सा आप देखिए, दिल्ली एक बहुत ही ग्रीन सिटी है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। अब पतझड़ तो साल में 2 बार होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये म्यूनिसिपैलिटी की, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारे पत्ते इकट्ठे करके उनको जलाने की जगह आप उनसे कंपोस्ट बनाइए? जी, हजारों, मतलब मैं कहूँगा 10,000 हज़ार आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ये करना है, एक छोटा सा ये नहीं कर पा रहे। कुछ उसी से जुड़े सवाल भी हैं, वो सवाल एक बार लेते हैं। जी नमस्कार, मैं इंदिरापुरम का निवासी हूँ और हम एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं
जो सन 1999 में जीडीए ने बनाई थी और 2015 में रातों रात वहाँ पे कूड़ागर बना दिया गया। और सिर्फ कूड़ागर बनाया नहीं गया, उसका निस्तारण वहीं करने लगे, आग लगाने के। आप करें जहां आपको अथॉरिटी ने मकान दिया रहने का, वहीं पर कूड़ा भी वहीं साथ में 500 मीटर अगर आप सीधी लाइन में जाएंगे तो 500 मीटर भी नहीं है। बंसल साहब, नियम क्या कहता है? जैसे इन्होंने कहा लैंडफिल साइट की बात, ये सरकार की लिस्ट में होते ही नहीं है। ये कहने को कांग्रेस वाले स्टॉक होम पे पहुंच गए और बीजेपी वालों ने अभी ये कह दिया कि साहब ये क्लाइमेट चेंज थोपा गया है। तो देखिए, अगर आप क्लाइमेट चेंज थोपने की बात कर रहे हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री को ही काट रहे हैं। एक और सवाल है, उसको भी लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, बीजिंग जैसे शहर में जब प्रदूषण बढ़ता है, जब PM 2.5 और PM 10 का जो है स्तर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है। तो हमारे दिल्ली में ऐसी चीज़ क्यों नहीं होती है? वहाँ पर स्कूल भी बंद हो जाते हैं, यहाँ पर मास्क तक भी नहीं बांटे जाते किसी को। ठीक है सर, मेरा एक सवाल ये है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या फिर मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके लिए एक बस क्यों नहीं कर दी जाती? पर्सनल गाड़ियों से भी तो पोल्यूशन फैलता है। ठीक है अली खान साहब, ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि दिल्ली में भी लंबे समय तक आप रहे सत्ता में और केंद्र में भी आप सत्ता में रहे। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और ये अदालत की सख्त टिप्पणी है, और क्या करके छोड़ना था आपको दिल्ली के साथ? देखिए, मैं मानता हूँ आनंद आर्य साहब ने एक बात बड़ी सही कही, जो पत्ते जलते हैं उनके लिए आपको एक विकल्प निकालना पड़ेगा। जो क्रॉप बर्निंग होती है उसका विकल्प निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ये हार्ड पॉलिसी मुद्दे हैं, इस पे सुन ले सर, आप जो अगर आप कांग्रेस से पूछते हैं क्या किया, ये मुझे बड़ा गलत सवाल लगता है। क्योंकि जो जिस एडिफिस पे खड़ी है आज ये लीगल रेजीम, जिस NGT में गर्व से प्रैक्टिस करते हैं, ये किसने स्थापना की और किसने इसकी आलोचना की? स्थापना करना और हालात सुधारने में अंतर है। देखिए, कोई भी सरकार नहीं, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। आप ये नहीं कहते कि सब कुछ क्यों नहीं कर दिया। देखिए, जो आने वाली सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, जो आने वाली सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो भी कुछ करें। आपकी भी जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ईमानदारी से आप ये कह सकते हैं, देखिए दर्शक आपको सुन रहे हैं, देश आपको देख रहा है, क्या वाकई ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि दिल्ली को, देश को पर्यावरण के मोर्चे पर बेहतर रखने के लिए ईमानदारी से काम हुआ है उतना जितना होना चाहिए था जब आप? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। दिल्ली को ग्रीन जोन, सबसे ज्यादा ग्रीन जोन किसके राज्य सरकार में खुले? शीला दीक्षित जी के, जो आज आनंद आर्य साहब किसके दौरान हुआ? तो इंडिया बोले में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हालात कैसे सुधरेंगे, और सुधारना बेहद ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि 1 मिनट में 5 मौत हो रही हैं। आंकड़ा 2015 और उससे पहले का है। 2017 में स्थितियाँ सुधरी नहीं हैं और बिगड़ी। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। आर्थिक नीति बनाने वाले अक्सर इस जुमले को दोहराते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं होता। यही वजह है कि प्रदूषण की वजह से भारत में 25 लाख लोगों की जान जाती है, तो वहीं पूरी दुनिया में 90 लाख लोगों की मौत होती है। विकास और पर्यावरण में कितना असंतुलन है, IIT दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस के आंकड़े से आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 42 साल में NCR में 40% जलाशय खत्म हो गए। कुछ जगहों पर भूसतह तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है, वहीं वायु तापमान में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हुआ है। देश में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इस आंकड़े से समझा जा सकता है। हालात सिर्फ दिल्ली NCR में खराब नहीं है, छोटे शहरों में भी हालात बेहद खराब हो चले हैं। प्रदूषण का खौफनाक असर सामने आ रहा है। दमघोटू हवा से समाज की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन हालात को सुधारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। टीम न्यूज़ नेशन। सीधे चलेंगे रमा राउता जी के पास। रमा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा आपके अनुभव के आधार पर, क्या पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए लॉबीज भी हैं जो काम करती हैं? क्या एक ऐसा तबका है जो नहीं चाहता कि स्थितियां सुधरें? ऐसा है कि मैं NGRBA में थी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में, और अभी मैं उमा भारती जी के भी साथ रही हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 2.5 साल में जब हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और हमारे पास मैनेजमेंट प्लान नहीं था, तो मैनेजमेंट प्लान भी बनवाया। 70 साइंटिस्ट थे, IIT 7 IITs था, तो हमारे पास मैनेजमेंट प्लान भी है, हमारे पास अभी पैसा भी है। और कारण क्या है कि जब हम 2.5 साल हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, जयराम जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे, लेकिन कौन सी ऐसी लॉबी थी जो नहीं चाहती थी कि वो आगे काम हो जी। 3 डैम बंद करवाए थे, 125 किलोमीटर का हम लोगों ने इको सेंसिटिव जोन कराया था, और ये काफ़ी मतलब इस तरह से ये मैनेजमेंट प्लान बनवाया था, काम अच्छा चल रहा था। आप लेकिन लॉबी होती है जो सरकार पर भी हावी हो जाती है पर्यावरण के मुद्दे पर। कौन सी लॉबी है कि प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं, हाँ
हावी और मंत्री जी को दूसरी जगह भेज दिया, मेंबर सेक्रेटरी चेंज हो गया, सेक्रेटरी चेंज हो गया। अभी मैं जब उमा भारती जी के साथ आई, ऐसा नहीं कि उमा भारती जी ने काम नहीं किया है, बहुत अच्छे प्लान हम लोगों ने बनाए हैं। उन्होंने एक तो ये जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में तो आपके मुताबिक दिया था, उनको भी हटाने के पीछे उस लॉबी की अहम भूमिका है। फ्लो है, फ्रेश वाटर जो है, मुझे तो ऐसा नहीं। और दूसरी चीज है कि मेंबर सेक्रेटरी नहीं था, डायरेक्टर जनरल नहीं था, यानी काम कैसे होगा जब ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे। और हर ब्यूरोक्रेट्स को 2 साल में 1 साल में ट्रेन होता है और उसकी छुट्टी कर दी जाती है। कौन सी लॉबी है जो सरकार पर हावी हो जाती है? ये कौन सी लॉबी है जो लोग मरते रहे इस बात की भी परवाह नहीं करती? नहीं, ऐसी कोई लॉबी नहीं है। नमामि गंगे में मैं भी हूँ रमा राउत जी के साथ, और हम काम भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने तो पर्यावरण को भी एक पैसा कमाने का अपना भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया था। जयंती टैक्स था, तो जो हमें जयंती टैक्स लगाते थे, चिट्ठियां लिख रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले लीजिए गोपाल भाई। कोल ब्लॉक एलोकेशन को देख लीजिए। तो जो स्पेक्ट्रम घोटाला था, तो ये जो पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं, इनको इसके लिए एक देश की अपनी नीति होनी चाहिए और देश के अर्थतंत्र के अंदर दोनों को बैलेंस करके काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपके मुताबिक? नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, मैंने बताया स्वच्छ भारत अभियान है, नमामि गंगे है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लार्ज डैम्स को रोकने की बात है। ठीक है, अली खान साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। मेरे पास सर आंकड़े हैं। और एक और चीज बताना बहुत संक्षेप में, जो मनरेगा स्कीम में लगभग 5000 तालाबों के रिवाइवल को मोदी सरकार। मेरा अगला सवाल नरेगा से ही जुड़ा है और अली खान साहब से है, क्योंकि इनकी सरकार ने शुरू किया था। अली खान साहब, मेरे पास आंकड़े हैं जो कहते हैं कि नरेगा में अब तक 4,23,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं बजटरी एलोकेशन के तौर पर, और यही ये बताते हैं कि इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए वाटर कंजर्वेशन और रिजर्व कंजर्वेशन के नाम पर खर्च हुए हैं। और यही आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 29 लाख काम देश भर में वाटर कंजर्वेशन के हुए हैं, उस देश में जहां पर 6 लाख कुल गांव हैं, यानी औसतन हर गांव में 5 से 6 काम हुए हैं। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है तो 12% बारिश कम होती है, सूखे का संकट देश में क्यों आ जाता है? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट ये रकम या इसका एक बड़ा हिस्सा चढ़ता रहा है? देखिए, इसके पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, सुन लीजिए, घबराइए मत। देखिए, स्वच्छ भारत की आपने बात सुन लेते, सुनिए, आप मुझसे कहते हैं आपने स्वच्छ भारत की बात की, आपने सेस तो लगा दिया, मगर आपने सेस तो लगा दिया, मगर आपने आज तक दिखाया नहीं आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मनरेगा पे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, ये ऐसी स्कीम है, गड्ढे खुदवाओ, गड्ढे भरवाओ, ये तुम्हारी फेलियर की हमेशा निशानी रहेगी। 2 साल बाद लार्जस्ट एवर बजट मनरेगा को उन्होंने डेडिकेट कर दिया, उन्हें यू टर्न लेना पड़ा, लीकेजेस बंद करने के लिए नहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं, मनरेगा एक निहायती कामयाब स्कीम थी, मगर उसमें स्टैंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे सवाल खड़े किए कमेटियां थी, हम ही बेचते थे। सवाल ये कि आप 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। नहीं, देखिए, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? नहीं, आप सुनिए, गोपाल जी सुन लेते हैं। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य है जो सबसे अनस्किल्ड और पिछड़े लोग होते हैं उन्हें एक आमदनी का जरिया मिल जाए। ये स्किल्ड लेबर नहीं होता, इसीलिए इसमें पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ये पॉइंट जो होते हैं, ये क्षमता नहीं रखते कि वाटर कंजर्वेशन बियॉन्ड द पॉइंट कर सके। एक गांव में 2 वाटर बॉडीज भी हैं तो सूखे की समस्या नहीं होगी, वाटर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन आप औसतन हर गांव में 5 से 6 बना रहे हैं कागजों पर, और फिर भी सूखे का संकट है। आप 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं पिछले 10 साल में। लेकिन एक सवाल मेरा, पिछले 3.5 साल से तो ये एक सवाल विजय शंकर जी आपसे है मेरा। सर्वोच्च अदालत कहती है कि देखिए साहब, शवदाह में अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पर्यावरण पर गलत असर पड़ता है, इसके विकल्प पर विचार किया जाए। आप इसका विरोध शुरू कर देते हैं, अदालत कोई और टिप्पणी करती है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप इसको धार्मिक रंग देना शुरू कर देते हैं। कुछ तो संवेदनशीलता लाइए साहब। देखो अनुराग जी, 2 विकल्प बिल्कुल सामने चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आजकल इलेक्ट्रिकल शवदाह की प्रक्रिया भी चल रही है और लकड़ी की भी चल रही है। मैंने बड़े व्यापक परिमाण पर इसका विरोध होते मैंने देखा नहीं है। लेकिन होता कब है? जब भेदभावपूर्ण नीति सामने आती है, इसके लिए ये और इसके लिए ये, उसका विरोध होता है। विरोध कैसे, मतलब किसके लिए? क्या मैं बताता हूँ। जैसे अभी दीपावली की बात, पटाखों की बात थी, तो पटाखे चलाने का पक्ष और विपक्ष नहीं था, ये था कि अक्टूबर में और दिसंबर में ये इसका विरोध था। पटाखे अगर एक स्वर से पटाखे बंद होते, मुझे लगता है देश में कहीं भी उसका विरोध नहीं होता। अभी आनंद जी बैठे हैं और गौरव जी बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन जो समाज पर्यावरण के लिए सारा ताना बना कर रखता है, जो समाज
सारे अपने व्रत उत्सव त्यौहार भी करता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो पर्यावरण बचाने की बात करता है। वो उसको वो कहता है कि जंगली आदमी है, ये तो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ये तो पशुओं की पूजा करते हैं, तो जंगली जैसे लोग हैं। वो पर्यावरण की बात करने वाले लोग उसको पिछड़ा बताते हैं जो पर्यावरण बचाता है। मैं एक मिनट संस्कार जी और गौरव जी, मैं ये कहता हूं कि उन सारी चीजों का वैज्ञानिक परीक्षण करवा करके वो जो पर्व उत्सव हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है समाज में पर्यावरण को लेकर के, अगर आप इस दिशा में बढ़े, मुझे लगता है कि ये इसमें इसके और उसके कहाँ आ गया आपके हिसाब से, जो आप कह रहे हैं कि एक को निशाना बनाया जाए और दूसरे को निशाना ना बनाया जाए। मैं आता हूँ गोपाल जी, एक ही चीज आप मेरे से पूछ रहे थे जी, आपसे पूछा क्या आपने कहा कि इसमें एक के लिए कुछ और फैसला, दूसरे के लिए कुछ और फैसला, ये अंतर कहाँ आपके हिसाब? नहीं, अभी पटाखों में था भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि पटाखों को लेकर के केवल नवंबर तक उसकी बैन की बात थी, लेकिन दिसंबर में जो पटाखे चलाए जाएंगे उसकी बात नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई निर्णय होता है सबके लिए गोपाल जी आप और उसमें एक मिनट उसमें जो लोग याचिकाएं लगाते हैं, सबसे बड़ा मानसिक असंतुलन उनके मन में होता है। अरे साहब, अदालत में जाना हक है शख्स का। अनुराग, मैं याचिका लगाने वालों वाला मानसिक रूप से कैसे हो सकता है? गोपाल अग्रवाल जी कहें। इंटरनेशनल का ह्यूमन राइट्स के अंदर आप देखें, राइट टू क्रिमेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई थोड़ी कहते हैं कि आप लकड़ी लगाकर जलाइए शव को, और आप अपने ही देश में ह्यूमन राइट्स को अरे अदालत की टिप्पणी है साहब। एक चीज आपको बताऊं, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर्यावरण को संरक्षण में जिस डायरेक्शन में देश को जाना चाहिए, उसकी बजाय कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल पे अलग पटाखे बांट रहे थे। हमारे देश पर्यावरण के संरक्षण के अलग मापदंड। गौरव बंसल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, पर्यावरण के मापदंड अलग होने चाहिए, उस तरह का। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं आज ही की खबर पढ़ रहा था जिसमें वहां मामला अदालत में गया, याचिका दाखिल हुई और अदालत ने सरकार से पूछा कि आप जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पराली जलाने वालों के, किस कानून के तहत कर रहे हैं? सरकार के पास जवाब नहीं है। अगर सरकार कोई एक्शन लेती भी है तो क्या उसके लिए तैयार है? वहां की सरकार ने समय मांगा है अदालत से। देखिए, मैं बस आपको इससे पहले एक जो चीज है जो शवों को जलाने पे चल रहा था, इस पे मैं सर प्लीज अली जी इस पे एक थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, देखिए पॉल्यूशन होता है वो मानते हैं, मगर जो आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी से आप कर सकते हैं, उसमें हिंदू रिचुअल्स नहीं हो पाते। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, और पराली पर आप एफआईआर करते हैं और आपके पास कानून नहीं है। 2 मिनट सुनिए। उसके साथ साथ एक अभी नई टेक्नोलॉजी आई है जो बेसिकली हर अब शवदाह जो बेसिकली क्रीमेटोरियम है वहाँ पे जा रही है, मोक्षदाह की, वहां पर आप इन सब चीजों को कर सकते हो और लकड़ी भी कम यूज होगी। अब बात आती है पराली की जो आप कह रहे हैं जी, वहां पर, हाँ, वहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट का सेक्शन 15 है, उसका उल्लंघन हो रहा है। अगर कोर्ट ये कह रही है तो प्रोसिक्यूटर को ये दिखाना है कि भैया यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 15 का उल्लंघन। आनंद आर्या साहब, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा। आपने कहा कि देखिए साहब, पतझड़ में जो पत्तियां गिरती हैं उनको कम से कम एक जगह इकट्ठा किया जाए। अदालत ने कहा कि निर्देश दिया कि उनको ऐसे सार्वजनिक तौर पर ना जलाया जाए। मॉनिटरिंग तंत्र जो है, क्या आपको लगता है पूरी तरीके से फेल है इस देश में पर्यावरण के मोर्चे पर भी? सबसे पहले यही बोला था कि जो सरकार को अपने काम करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे। मैं कितने ही आप कोई सा एक इशू उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं पे भी मुझे इम्प्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से नहीं दिखता। अगर सरकार काम कर रही है तो मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं कोर्ट में जाके कहूँगा कि इनसे ये काम करवाइए आप। अब जैसे यमुना का ले लीजिए, 3 साल हो गए, अब ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं। यमुना का स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर आया है, बहुत ही अच्छा आया है कि उसको आप निर्मल यमुना बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में, जबकि वो फेज़ 1 का प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ जी? तो एक तो हमें ये डिटरमिन करना है कि किस आदमी ने, किस ऑफिसर ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बेसिस पे जब मैं कोर्ट के पास जाता हूं कि इसकी वजह से ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो कोर्ट को उस आदमी को उठा के सजा देनी है। आज ना तो कोई ऑफिसर से सवाल पूछ रहा है, ना कोई किसी को सजा हो रही है। आज की डेट में हमें ना तो कोई नया लॉ चाहिए। लेट मी जस्ट फिनिश 1 मोर मिनट। हमें ना तो कोई नया लॉ चाहिए, ना हमें कोई नई स्टडी चाहिए। आप करें सिर्फ ईमानदारी से जो हमारे पास है, गुड, बैड और इंडिफरेंट, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम नम्रता है और मैं इंदिरापुरम से आई हूँ जो दिल्ली एनसीआर रीजन में है। और मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमने सिमिलर सिचुएशन फेस की है। आप बिलीव नहीं करेंगे,
21 की रात को पूरे इंदिरापुरम में, खासकर एक पर्टिकुलर इलाके में, शक्तिखंड में बुरी तरीके से धुआं भरा था। कमरों के अंदर धुआं भर गया। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग माता पिता बुरी तरह खांस रहे थे। हम वहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी घबरा के बाहर निकले। हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि पटाखों से निकले धुएं की महक इतनी गंदी, इतनी बदबूदार नहीं हो सकती थी। किसकी महक थी? ये हमें लग रहा है कुछ चीज़ जल रही थी, कोई कूड़ा या इस तरीके की चीज़ जल रही थी। हमने तुरंत एक्शन लिया। हम उतनी रात में वहाँ के मेंबर्स मिलकर पहले डीएम के निवास पर गए। वहाँ हमारी सुनवाई किसी के सामने नहीं हुई। वहाँ से हम इंदिरापुरम थाने गए। वहाँ हमने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की। वहाँ से भी हमें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हमारा सिलसिला यहाँ नहीं थमा। हम उसके बाद वहाँ लोकल विधायक से भी मिलकर आए, पर उन्होंने भी अपने, सुनील शर्मा जी से मिलकर आए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा सुनवाई नहीं है, और पर्यावरण इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सर, मेरा नाम आशीष है, मैं रोहिणी से हूँ, और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो पंजाब में जैसे खेती बाड़ी होती है, जब फसलें कटती है उसके बाद जो बचता है, ठीक है, पराली बचती है, तो उसको गवर्नमेंट को निकलवा देना चाहिए, उसमें हेल्प करनी चाहिए, तो वो जलेगी भी नहीं और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। ठीक है, मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दे दूँ। मैं आऊँगा आपके पास। आने मैं मेघना IMT कॉलेज से। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे दिवाली पे क्रैकर्स बैंड हुए हैं, क्या वैसे ही न्यू ईयर पे या शादियों पे बैंड होने की आशा है? ठीक है, मैं आगे यही एक सवाल और लेते हैं। आनंद जी, एक बार सवाल ले लेते हैं पहले। जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? जी सर, मेरा नाम ललित भटाना है सर। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा देश कब स्वच्छ होगा? सर, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो सर इसके चलते सर हिंदू त्योहारों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सर साउथ में जल्लीकट्टू, जिसमें सर बैलों को दौड़ाया जाता है, उस पर भी बैन लगा, और अब दिवाली पे भी, तो सर पटाखे तो हर जगह जलते हैं, ठीक है, शादियों में भी। ठीक है, बिल्कुल। गोपाल अग्रवाल, पहला सवाल आपसे, जो दिल्ली से सटे शहर की कहानी है, केंद्र में भी आप हैं और राज्य में भी आप हैं, क्या इस तरीके की जो समस्या लोग झेल रहे हैं, कोई समाधान है उनका? देखिए, जनता को भी सब चीज़ें अगर जनता सोचेगी कि सरकार कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। जनता को सिविक अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। आपने जो काम किया वो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन सुनवाई नहीं है, एक्शन नहीं है, तो मतलब सुन लेते। मैं आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आनंद जी, पहले सुन लेते हैं एक बार बात। आनंद जी, एक बार बात सुन लेते हैं। मेरे को ये आंसर देने की, क्योंकि एक बार सुन लेते हैं, बात तो करने दीजिए। सरकार सब जनता करे, मैं आपके पास गया। जनता ने करा ना काम। आप बताइए गोपाल, वहाँ पे वेस्ट क्यों जल रहा था? कुछ नहीं हुआ, इसी ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। सुन लीजिए, आपने बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, वही बात है आप दोहरा रहे हैं। गोपाल जी, सुनवाई नहीं तो एक्शन कैसे? नहीं, सुनवाई नहीं तो उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर किसी डीएम ने पर्टिकुलरली आपको मना किया है तो वो तो बहुत गलत बात है, आप उसकी शिकायत आप इनके साथ हैं इस मोर्चे? बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए हम वो कह रहे हैं, वो आपके साथ जागरूक हैं। पर्यावरण सरकार की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, दोनों की मिली हुई भागीदारी। विजय शंकर तिवारी, सर माफ कीजिए, आप अगर जनता कहेगी कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कहेगी विजय शंकर तिवारी, जो सवाल एक पूछा गया कि क्या आप उस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं कि किसी एक मजहब को ही टारगेट किया जाता है? देखो, अभी जब पर्यावरण की बात अभी तक तो देखने में यही आया, और मैंने बार बार इस विषय को कहा है कि अगर किसी चीज़ का सुधार करना है, परिवर्तन करना है, तो 130 करोड़ के सामने वो विषय रखना चाहिए। वो 80 करोड़ के, 95 करोड़ के सामने रखना और बाकी को छोड़ देना, ये विरोधाभास तब खड़ा होता है। अगर कोई चीज़ सुधार करनी है, अब पर्यावरण की बात आ रही है, एक समस्या आपके सामने गाजियाबाद की इंदिरापुरम की आई है, तो इस प्रकार के जो विषय सामने आते हैं तो उसमें नुमानी साहब, आपको लगता है कि पर्यावरण जैसे मुद्दे में कहीं ये धर्म का एंगल भी आ जाता है कि साहब दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, जली कुट्टी हमारी मान्यता है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है? हालांकि बचते आप भी नहीं है, कुर्बानी पर सवाल आपके भी। जो लोग ये धर्म का मुद्दा उठाते हैं वो नकारात्मक आधार पे जो है सोचते हैं। आनंद आर्य साहब, स्थिति सुधरेगी कैसे आपके हिसाब से? हम दिल्ली में सीएनजी लाते हैं, आपके सवाल का जवाब हम दिल्ली में सीएनजी लाते हैं, हम दिल्ली में मेट्रो लाते हैं, और उसके बाद भी हम दिल्ली को गैस चैम्बर के तौर पर देखते हैं। मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हर विषय पे, हर कारण से जिससे प्रदूषण होता है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉ है। उस लॉ के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बड़ा साफ साफ लिखा है। उसके अलावा इतनी स्टडीज़ हो सकती हैं। जैसे दिल्ली के लिए
IIT कानपुर ने 2016 तो उन पर एक्शन लेना कोई रॉकेट साइंस है क्या? 2008 की स्टडी है, 2013 की स्टडी है, 6 की स्टडी है। देखिए, मैंने अनुराग जी आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ईमानदारी की कमी, आपके पत्ते हैं उनको ईमानदारी से आप करें ईमानदारी की कमी। मैडम ने इतना अच्छा सवाल पूछा, एक मिनट आप बोलने दीजिए प्लीज। इसकी इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। कैसे अच्छे दिन आ सकते हैं? क्या भरोसा देंगे आप ईमानदारी? पहली बात है कि सरकार पर्यावरण के लिए जागरूक है कि नहीं। मैं आपको स्पष्ट यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक हैं। पेरिस समझौते में पूरे विश्व को लीड किया था पर्यावरण के विषय में मोदी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी अपनी राय, अपना अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी महत्वपूर्ण सवाल करने के लिए। तो इंडिया बोले में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पर्यावरण के मोर्चे पर तस्वीर बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।